हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। डेफिनेटली अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे दो टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, जो कि एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस जैसे डिजीज को इन्वॉल्व करता है। सो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं। और ये इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में होता ये है कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पाता है। और इसका कारण होता है जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें किसी भी तरह का रुकावट। और जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें रुकावट के कारण जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है फैट का इकट्ठा हो जाना, या किसी इम्बोलिज्म के आ जाने के कारण देखा जा सकता है यह कंडीशन। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसमें जो है क्या हो जाता है कि इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि जो हार्ट के मसल्स है उनका जो ऑक्सीजन डिमांड होता है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, वो सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसके कारण जो है ये डिजीज डेवलप होता है। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये मेनली जो है अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण डेवलप होता है, जिसके अथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो है फैट इकट्ठा होने लगता है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। और इसके कारण होता ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनसे जो प्रॉपर ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाता है। और फिर जो है इस तरह के फिर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से इस तरह के जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है वो इंक्लूड करता है बहुत सारे डिजीज़ को अपने आप में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट फेलियर, अरिदमिया और अथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ आर्टरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस को ये अपने आप में इन्वॉल्व करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ अथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं आप अथेरोस्क्लेरोसिस के, कि अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। ये एक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें होता ये है कि जो आर्टरी के वाल्स हैं उनके ऊपर जो लिपिड हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं, और उन लिपिड के इकट्ठा होने से जो आर्टरीज का इंटरनल वाल है वो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। और जब आर्टरी का जो इंटरनल वाल है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और फैट जो है, लिपिड जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसके कारण जो ब्लड का फ़्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और जब ब्लड का फ़्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है तो जिस भी ऑर्गन का जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है जो भी ऑर्गन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें तो अगर हार्ट के ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो रहे हैं, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली जो हार्ट से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है वो अराइज होंगे। जैसे कि हम जनरल वे में बात करें तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी एक तरह से जो है इसके कारण डेवलप हो सकता है। अथेरोस्क्लेरोसिस मेनली दो कारणों से हो सकता है। एक तो फैट के इकट्ठा होने से ब्लड वेसल्स के अंदर जो है, ब्लड वेसल्स के इनर वाल के ऊपर लिपिड या फैट के इकट्ठा होने से हो सकता है, या फिर किसी इम्बोलिज्म के इकट्ठा हो जाने के कारण ये हो सकता है। और नीचे आप देख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ द लेसन एंड वुलनरेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन सप्लाई। डेफिनेटली वही मैं बोल रहा था कि जिस भी ऑर्गन को सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स के अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है तो वो उस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स है जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह के अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि थ्रोम्बस या फिर इम्बोलिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है या इकट्ठा हो रहा है, तो उसके कारण जो है वो किडनी जो है वो अफेक्टेड होगा। टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो अथेरोस्क्लेरोसिस है ये दो तरह का होता है, अर्ली अथेरोस्क्लेरोसिस और एडवांस अथेरोस्क्लेरोसिस। अर्ली अथेरोस्क्लेरोसिस में होता ये है कि जो थ्रोम्बस है या एम्बोलिज्म है उसकी शुरुआत होती है, जिसके कारण जो है ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाते हैं, और ब्लड वेसल्स के नैरो होने से जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई है वो इनहेबिट होने लगती है।
जबकि एडवांस अथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और पूरी तरह से ब्लॉक होने के कारण जो है जो डिमांड होता है ब्लड की वो सप्लाई नहीं हो पाती है उस ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जब डिमांड जितना है उतना ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उधर के मसल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, हीमोस्टेसिस फैक्टर्स, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, अल्कोहल, अदर डाइटरी फैक्टर्स और पर्सनालिटी, सोशल डिप्राइवेशन। सो ये सारे जो भी रिस्क फैक्टर हैं इनके कारण जो है अथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर डेवलप हो सकता है। सो यहाँ पे आप जो भी रिस्क फैक्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि एज सेक्स, अगर बहुत ज़्यादा एज है किसी का तो उनमें जो है डेवलप हो सकता है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, डेफिनेटली जो है फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही स्मोकिंग, कोई पर्सन है जो कंटिन्यूअस स्मोकिंग कर रहा है और ओल्ड एज में मेनली स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें डेवलप हो सकता है। हाइपरटेंशन का कंडीशन में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैलेंस नहीं है बॉडी के अंदर तो वो भी इसका कारण हो सकता है। साथ ही जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा जो हीमोस्टेटिक फैक्टर्स हैं जिसमें जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो भी अगर वो इनहिबिट हो जाते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इम्प्रॉपर हो जाए तो भी ये कंडीशन, साथ ही ओबेसिटी जो है इसका कारण हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हेल्दी वेसल्स है और कैसे जो है धीरे धीरे जब फैट जो है वो इकट्ठा होने लगता है जो ब्लड वेसल्स का इंटरनल वाल है वहाँ पे, तो कैसे जो है फिर धीरे धीरे फैट जो है वो इकट्ठा होकर के और अथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन को डेवलप करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अथेरोस्क्लेरोसिस के कॉजेज क्या होते हैं। सो जो ब्लड वेसल्स हैं उसके इनर लेयर में किसी भी तरह से अगर फैट इकट्ठा होने लगे या लिपिड इकट्ठा होने लगे तो वो जो है इसका कारण बनता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और निकोटीन के ज़्यादा लेने से जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। साथ ही जो डायबिटीज़ जैसे कंडीशंस है या दूसरे कंडीशंस है उसके कारण भी अथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल टू द एंडोथेलियल इंजरी। सो एंडोथेलियल इंजरी के कारण जो है अथेरोस्क्लेरोसिस में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉडी के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंजेज हो जाने के कारण भी ये कंडीशन चेंजेज हो जाता है और जिसके कारण जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाइड लिपोप्रोटीन्स, मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफेजेज, टी लिम्फोसाइट्स एंड नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द आर्ट्रियल वाल। जो भी आर्ट्रियल वाल हैं उनके नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस के कारण जो है ये कंडीशन देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये मल्टीपल प्लैक्स या फिर आर्टरीज़ के अंदर मल्टीपल प्लैक्स के फॉर्मेशन के कारण जो है ये देखा जा सकता है। इसके साथ ही ब्लड फ्लो में किसी भी तरह से अगर रुकावट होने लगता है ब्लड वेसल्स के थ्रू तो भी ये देखा जा सकता है। साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें मान लीजिए अगर वो रैप्चर हो जाते हैं किसी वजह से तो ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। सो यहाँ पे आप जो है पैथोजेनेसिस ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस को देख सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में जो अर्ली कंडीशन होता है उस कंडीशन में तो कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है। जब तक कोई ऑर्गन नहीं अफेक्टेड हो जाता है तब तक जो है सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। बट फिर भी जो है कुछ सिम्टम्स जो है वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस है, फटीग है यानी कि थकान और चक्कर आना जैसे सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाइयाँ और चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन जैसे जो नॉर्मल जो सिम्टम्स है वो जो है इस कंडीशन में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कोई ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में उस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है वो देखे जा सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके साथ ही स्टेथोस्कोप के द्वारा जो भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो रहे हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको सुनने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो है हार्ट का जो है हम
ईसीजी करवा लेते हैं। इससे हमको हार्ट के फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है कि हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर तो जनरेट नहीं होता है। साथ ही हम ब्लड प्रेशर का टाइम टू टाइम जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहते हैं पेशेंट का, ताकि जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हम पता कर सकें। साथ ही जो कुछ वाइटल साइंस है उसको भी हम टाइम टू टाइम जो है वो चेक करवाते रहते हैं, क्योंकि वाइटल साइन अगर नॉर्मल है तो डेफिनेटली जो बॉडी है वो नॉर्मल रहेगा। डेफिनेटली अगर बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो जो वाइटल साइंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जो अथेरोस्क्लेरोसिस है इससे अगर कोई ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है तो उस ऑर्गन का प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करके हम जो है इसका पता लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करते हैं हम, इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं। साथ में जो है एमआरआई वगैरह करके हम जो है पूरा का पूरा चेक करते हैं कि कहाँ पे जो है ब्लॉकेज, किस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है और कैसे जो है अथेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन डेवलप हो रहा है, इसका हम पूरा जो है टेस्ट करके पता लगाते हैं। ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियक एंजियोग्राम। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली जो डायबिटीज़ की कंडीशन हो उसको प्रिवेंट करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो हम जो भी ऑयली फूड है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके जो है इस कंडीशन से बच सकते हैं, इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही जो है हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के थ्रू, और जो अगर ओबेसिटी वगैरह है तो हम वेट को मेंटेन करके, साथ ही हेल्दी फूड हैबिट्स के थ्रू जो है हम इस कंडीशन को कम कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रेस वगैरह को मैनेज करके और स्ट्रेस कम करके जो है हम जो है इस कंडीशन से बचाव कर सकते हैं और इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले एंटीकोएगुलेंट्स मेडिसिन को देते हैं कि अगर कोई थ्रोम्बस है या एम्बोलिज्म है तो वो क्या हो डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व होकर के ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर कर दे, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो सके और जो भी उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू जो है अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाए। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हिपेरिन और वारफेरिन जैसे एंटीकोएगुलेंट्स को हम यूज करते हैं इस कंडीशन में। इसके साथ ही इस कंडीशन में हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन को यूज करते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के अंदर जो है प्लेटलेट जो मौजूद रहते हैं उसकी जो स्टिकी प्रॉपर्टीज़ है उसको डिक्रीज कर देती है ये, जिसके कारण जो प्लेटलेट्स हैं उनका वो जो है आर्टरीज़ के वाल से स्टिक नहीं होते हैं और फिर जो है इस तरह के कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन को यूज करके हम जो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं नॉर्मलाइज करते हैं, ताकि जो है हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या फैट का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए और फिर जो है इस तरह के कंडीशन को कम किया जा सकता है। साथ ही जो अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई बीपी का कंडीशन है तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो हाई बीपी के मेडिसिन है उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं।